हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द हिस्टोरिका आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को कैसे समझना है, कैसे अध्ययन करना है, किन किन टॉपिक्स पे बात करना है, और इसके साथ साथ हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बारे में भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे करेंगे। यहां पर आज की क्लास में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में बताएंगे। उद्भव के विचारों पर आने से पहले आप सभी को थोड़ी सी बात समझनी है। सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ी सी बात समझनी है। वो ये है कि जब आप मेंस में लेखन करते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो किसी विषय का गंभीरता से अध्ययन से पहले आपको इतिहास के अध्ययन की विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना होगा। दूसरे शब्दों में हम आपको कहें कि थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, इतिहास लेखन के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। नए विद्यार्थियों को थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, सर ये दृष्टिकोणों की क्या बात कर रहे हैं, अप्रोचेस की क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो लाइन में ये बता देता हूं कि इतिहास लेखन किस उद्देश्य से हो रहा है, किन विचारों के आधार पर हो रहा है, इन्हें ही हम अध्ययन के दृष्टिकोण कहते हैं और इसी के आधार पर इतिहास लेखन होता है। सामान्य शब्दों में आप पढ़ते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, या आप पढ़ते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। ऐसे शब्दों का आपने अध्ययन किया होगा या आपने सुना होगा। भौतिकवादी इतिहास लेखन के बारे में, सब अल्टर्न के बारे में तो थोड़ा सा उसको जानना आवश्यक होता है। दो बातें जरूरी हैं इसको समझना। पहली बात तो ये समझना इसलिए आवश्यक है कि कौन सा इतिहासकार कौन सी बात किस दृष्टिकोण से कह रहा है, इसको समझने के लिए इन दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक होगा। दूसरी बात, इन विचारों में सर्वाधिक मान्य कौन सा विचार है, उसको समझने के लिए भी इनको समझना होगा और उसी के आधार पर आपको उत्तर लेखन करना होगा। दूसरी बात जो आपको मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए जब आप लेखन करेंगे तो ये सारे विचार जो आएंगे उनमें से वर्तमान में कौन सा विचार सर्वाधिक मान्यता रखता है, सर्वमान्य है, उस विचार को आप प्राथमिकता देंगे। तो पहली बात तो आप इतिहास लेखन का संक्षेप में अध्ययन कर लेंगे। और दूसरी बात यह है किसी भी टॉपिक के बारे में जो सर्वाधिक मान्य विचार है उसको लेखन में प्राथमिकता आप देंगे। हिस्टोरिका आईएएस में जब भी हम आपको कोई विषय अध्ययन कराएंगे तो इन दृष्टिकोणों का समावेश उसमें अपने आप होगा। जहां आवश्यक होगा हम उल्लेख भी करेंगे। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में हमें अध्ययन करना है तो आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आरंभिक मत कुछ और था, वर्तमान मत कुछ और है। तो दोनों मतों को समझना होगा। अब जब आरंभिक मत है उसको माना गया तो उसके पीछे के तर्क होंगे, उनको समझना होगा। उसको अस्वीकार किया गया
तो उसके पीछे के तर्क होंगे, उसको समझना होगा। और जो नया विचार है अगर वो सर्वाधिक मान्य है तो उसके पीछे के तर्क होंगे, कारण होंगे, उनको जानना होगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। उद्भव के बारे में दो मान्यताएं हैं मोटी तौर से। पूर्व की अवधारणाएं और वर्तमान की अवधारणाएं। एक अच्छे अभ्यर्थी को सारे विचार जानने होंगे और उनका समावेश भी करना होता है उत्तर लेखन में। उत्तर लेखन की क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कैसे समावेश करना है। यहां पर पहले विचारों को समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे पूर्व की अवधारणा ये थी कि हड़प्पा सभ्यता के जनक उद्भव, इसके जनक विदेशी सभ्यता के लोग हैं। और यहां पर हिस्टोरियोग्राफी का रोल यह है कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास की साम्राज्यवादी व्याख्या है, उसमें एक दृष्टिकोण था। उन्होंने भारत के लोगों की जो भी उपलब्धियां हैं उनको नकारा था, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को नकारा था। तो वो इस बात को उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कोई भारतीयों की उपलब्धि नहीं है। बाहर के लोग आए, विदेशी सभ्यता के लोग आए, उन्होंने यहां एक नई सभ्यता को जन्म दे दिया। तो आरंभ में विदेशी सभ्यता के विचार को, विदेशी सभ्यता से उद्भव के विचार को आगे बढ़ाया गया। और जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं, आपने व्हीलर का नाम सुना होगा, लियोनार्ड बुली का नाम सुना होगा, गार्डन चाइल्ड का नाम सुना होगा, इस प्रकार के इतिहासकारों ने इस प्रकार की बातें बढ़ाई। और बाद में इनका अनुसरण कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी किया। डी कौशाम्बी साहब का नाम आपने सुना होगा। नाम में आपको बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको विचारों को समझने के लिए एक दो इतिहासकारों के नाम जानना आवश्यक होता है। जब आप एकेडमिक एग्जाम्स में जाते हैं, आप जेआरएफ नेट के लिए अध्ययन करते हैं, एमए का अध्ययन करते हैं, एमए के एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ इनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। लेकिन सिविल सर्विसेज में तथ्यों पर हम बहुत बल नहीं देते, मेंस के एग्जाम में विचारों पर बल देते हैं। तो यहाँ पर एक दो नाम आपको जानना आवश्यक होता है। अब विदेशी सभ्यता में भी कुछ विद्वानों ने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो जन्म है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत है उसमें कुछ विद्वानों ने कहा कि मेसोपोटामिया से मेसोपोटामिया यानी दजला फरात नदियों के मध्य जो सभ्यता थी, जिसको आप सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, वहां से लोग आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बसाया। कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की बात कही। और विद्वानों में जैसे हमने नाम आपको बताया है, आप व्हीलर को लिख सकते हैं, मार्शल को लिख सकते हैं, जॉन मार्शल, लियोनार्ड बुली का नाम लिख सकते हैं। क्रेमर साहब ने इस प्रकार का विचार किया। और इसके अलावा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है डी कौशाम्बी साहब का है। यद्यपि इनके विचारों में भी आंतरिक अंतर है, इनमें भी थोड़ा थोड़ा मतभेद है, जिसकी चर्चा जब अलग से इस टॉपिक को हम लेंगे तो आगे की कक्षाओं में हम करेंगे। दूसरे वर्ग के इतिहासकारों ने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव द्रविड़ संस्कृत के लोगों ने किया है।
यानी हड़प्पा सभ्यता बाहर से आई, द्रविड़ लोग आए और उन्होंने जो सिंधु क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत में, वहां पर हड़प्पा सभ्यता का उन्होंने विकास किया। और इसके जो प्रवर्तक इतिहासकार हैं उसमें से आप राखाल दास बनर्जी का नाम ले सकते हैं, रासबली पांडे का नाम ले सकते हैं, और एक और विद्वान आपको थोड़ा जानना आवश्यक होता है, सुनीत कुमार चटर्जी। इन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विचार को सामने रखा। भाषा विज्ञान के आधार पर इन्होंने कहा कि भाषाई समानता को खोजने की कोशिश की, और इन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता के जनक वे लोग हैं जो दास दस्यु कहे जाते थे, और इस तरह से इन्होंने इस प्रकार का विचार रखा। एक वर्ग यह भी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है उसके जनक हैं आर्य लोग। आर्य यानी वैदिक काल से जो जुड़े हुए हैं, वैदिक संस्कृत के लोग, आर्य लोग जो हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, उसके जनक हैं, इस प्रकार की बात कही गई। इसमें आप कुछ नाम लिख सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नाम लिख सकते हैं, एस.आर. राव का नाम लिख सकते हैं, टी.एन. रामचंद्रन साहब हैं। तो ऐसे अनेक विद्वान आप यहां पर देखेंगे, एक दो के नाम आपको याद हैं तो पर्याप्त है। तो इस प्रकार के विचार हमारे पास में आए, यानी उद्भव के संदर्भ में जो पहला विचार था विदेशी उद्भव का सिद्धांत कि बाहर से लोग आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास कर दिया। दूसरी बात इन्होंने कही अकस्मात उद्भव की बात इन्होंने की। मेसोपोटामिया के लोग आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। द्रविड़ संस्कृत के लोग आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। यानी इन्होंने अकस्मात, सडन ओरिजिन के विचार को आगे बढ़ाया, अकस्मात उद्भव हो जाता है, इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ते हैं, इन विचारों का खंडन होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस क्लास में हम ये बताएंगे कि वर्तमान की कौन सी अवधारणा है, उद्भव को कैसे स्वीकार किया जा रहा है, इसको समझना है। अब जैसे अभी आपने उद्भव में पहला पार्ट देखा, विदेशी उद्भव का सिद्धांत, अब वर्तमान में जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत है उसका खंडन हो चुका है, और ये बात लगभग स्थापित हो चुकी है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो स्थानीय सभ्यता या संस्कृति से हुई है। यानी सर्वाधिक मान्य विचार क्या है, आधुनिक विचार क्या है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में, कि हड़प्पा सभ्यता के जनक स्थानीय लोग हैं। हड़प्पा सभ्यता विदेशी सभ्यता है? नहीं, हड़प्पा सभ्यता देसी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता स्थानीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय सभ्यता है। इस विचार को अधिकांश विद्वान स्वीकार कर रहे हैं। तो आपको भी सिविल सर्विसेज में इस विचार को महत्व देना होगा। दूसरी बात, यह कहा गया कि जो उद्भव है वो अकस्मात हुआ, जैसे पहले हमने उल्लेख किया। अब हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के इस विचार को भी अस्वीकार कर दिया गया, और आज के समय में जिस बात पर बल है वो है क्रमिक उद्भव पर।
यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सभ्यता विकसित होती है, इसका विकास होता है। बच्चों, जब आप आगे का अध्ययन बढ़ाएंगे तो एक बात आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी सभ्यता, यहां मैं हड़प्पा सभ्यता की बात ही नहीं, किसी भी सभ्यता के विकास के बारे में मैं बात करूं या किसी साम्राज्य के उद्भव के बारे में मैं बात करूं, उसके पतन के बारे में बात होगी, सभ्यता के उद्भव पतन के बारे में बात होगी, ये बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, विश्व युद्ध होगा, क्रांति होगी, इतिहास में बहुत सारे विषय आएंगे। तो आधुनिक इतिहास लेखन में एक बात आपको बिल्कुल अपने मन में बिठा लेना है कि कोई भी सभ्यता संस्कृति अचानक नहीं आएगी। उस मत को आप अस्वीकार कर देंगे। किसी भी साम्राज्य का उद्भव अकस्मात नहीं होगा, उस विचार को आप अस्वीकार कर देंगे। कोई भी बड़ी घटना, कोई भी क्रांति अकस्मात नहीं होगी, उस विचार को आप अस्वीकार कर देंगे। तो आज के इतिहास लेखन का ट्रेंड समझने की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मैंने बताया था इतिहास लेखन के बारे में, आप जब अध्ययन करेंगे तो आज के समय में भी जो न्यू हिस्ट्री का अप्रोच आया है, नव इतिहास का जो अप्रोच आया है, जब आप उसको समझेंगे या कंपोजिट हिस्ट्री का आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो धीरे धीरे ये मत अपने आप में समझ में आने लगेंगे कि किसे अस्वीकार करना है, किसको हमें मानना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो क्रमिक रूप से हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकला? हड़प्पा सभ्यता के जनक विदेशी लोग हैं, इस बात को हम नहीं मानेंगे। इनका उद्भव अकस्मात हुआ, इस मत को हम नहीं मानेंगे। तो हम मानेंगे क्या? हम मानेंगे इस बात को कि हड़प्पा सभ्यता एक देसी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक स्थानीय सभ्यता है, एक भारतीय सभ्यता है। इसका उद्भव स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है, स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक रूप से हुआ है। इसको अब हम समझेंगे कैसे क्रमिक रूप से हुआ है। अब इस बात को हम विस्तार से समझेंगे। क्रमिक उद्भव का सिद्धांत, जैसे आपने नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा होगा, एक थोड़ा सा हिंट हमने आपको पहले वीडियो क्लास में दिया है नवपाषाण काल के बारे में, जब हमने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट का होना आवश्यक है किसी भी विषय को समझने के लिए। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के 3 भाग बनाए थे हमने, और नवपाषाण काल का जो समय हमने लिया था 7000 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। जब इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि नवपाषाण काल की विशेषता क्या है। नवपाषाण काल की विशेषता है कृषि का आरंभ होना, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, अब यहां का मुख्य व्यवसाय हो जाता है एग्रीकल्चर। और स्वाभाविक है जब व्यक्ति खेती करेगा, कृषि करेगा, तो उसके जीवन में स्थायित्व आएगा, वो एक जगह रुकेगा, उसमें समय लगेगा। पहले का जीवन यायावरी था, खाना बदोश जीवन था, पशुओं को चराया और जब चारागाह कम हो गए तो आगे बढ़ गए। लेकिन अब अगर खेती करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो एक जगह पर रुकना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है गांव बसने लगे, स्थायी जीवन शुरू होगा। तो हुआ क्या, अगर आप भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत, आप मोटे तौर से सिंधु क्षेत्र आप अपना मान लीजिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र आप मान लीजिए, जिसको आप सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं, उसको आप मान लीजिए। और उस इलाके में नवपाषाण काल में छोटी छोटी बस्तियां बस जाती हैं। और जो ये छोटी छोटी बस्तियां बस जाती हैं,
ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं नवपाषाण काल में, पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है, सप्त सैंधु नदी का क्षेत्र है, तो यहां की जो भौतिक परिस्थिति है वो एग्रीकल्चर के अनुकूल है। अच्छी मात्रा में वर्षा हो रही है, मिट्टी उपजाऊ है, तो जब ये बस्तियां बसती हैं तो यहां पर कृषि हेतु अनुकूल दशाएं हैं। और धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, पाषाण के उपकरण है, वो धीरे धीरे शार्प हो रहे हैं, पैने हो रहे हैं, उनमें पॉलिश हो रही है, तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव कर रही है। और इस तरह से तकनीक के बदलाव से और कृषि हित अनुकूल दशाओं के होने से, और एक बात आपको और समझना है, जब ग्रामीण बस्तियां होंगी, स्थायित्व होगा, तो स्वाभाविक है जनसंख्या में वृद्धि होगी। अब कृषि के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए, कृषि के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी वर्षा चाहिए, तकनीक चाहिए, वो यहां है। तो होगा क्या? कृषि का विकास होगा। तो कृषि का विकास शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा उत्पादन करता है, जिसे हम कहते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, या हिंदी में कहते हैं अधिशेष उत्पादन। तो यहां पर एक चरण ऐसा भी आता है कि अधिशेष उत्पादन होगा। अब आप देखिए, जब मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं से अधिक उसको मिल गया है, तो यहीं से शिल्प कलाओं के विकास को आधार मिल जाता है। अब मनुष्य क्या करेगा? उसके पास अनाज हो गया होगा, तो अब बर्तन भी चाहिए, ब्रह्मांड बनाने की परंपरा भी विकसित होगी। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे हल का विकास होने लगता है। नवपाषाण काल के उत्तर चरण में आप देखेंगे किस तरह से मनुष्य ने चाक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लगभग 4000, 3000, 3500 के आसपास में हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है कि सरप्लस प्रोडक्शन लगातार बढ़ेगा, दस्तकारी बढ़ेगी। कहने का अर्थ यह होता है कि अब मानव जीवन में गैर कृषिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इस शब्द को ध्यान से आपको समझना है और लिखना है अपने नोटबुक में। गैर कृषिक गतिविधियां, हम आज के समय में शहरों की बात करते हैं, नगरों की बात करते हैं। तो नगर को हम सामान्य रूप से किस तरह से डिफाइन करते हैं? नगर को हम डिफाइन करते हैं कि जहां कृषि की गतिविधियां कम होती हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, गैर कृषिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, उन्हें हम नगरों की श्रेणी में लाते हैं। और जैसे उनका एक आधार जनसंख्या भी होता है, उसी आधार पर हमने नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, उनका वर्गीकरण हम कर देते हैं। लेकिन एक बात सभी में कॉमन होता है कि नगर उसे कहते हैं जहां गैर कृषि गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो यहां पर अधिशेष के उत्पादन से क्या हुआ कि गैर कृषि गतिविधियां, अब गैर कृषि गतिविधियां हो जाने से इसका अर्थ क्या है? शिल्प परंपरा का विकास होगा, दस्तकारी परंपरा का विकास होगा। कोई कृषि के औजार बनाएगा, कोई वस्त्र बनाएगा, कोई बर्तन बनाएगा, कोई जैसे जैसे और होगा। फिर आभूषणों के बारे में होगा, विलासिता के जीवन के बारे में तमाम चीजें चाहिए। बर्तन को सुंदर बनाने की बात शुरू होगी, आभूषणों की बात शुरू होगी, अच्छे वस्त्रों की बात शुरू होगी, और इस तरह से ये गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। अब यहां पर बच्चों देखिए, जब इन गांवों में सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो स्वाभाविक है ये आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, एक दूसरे को गिव एंड टेक, जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, वो शुरू हो जाता है।
तो इनमें एक संपर्क हो जाता है, एक रिलेशन हो जाता है, जिसको हम नंबर 1 से लिख लेते हैं। कृषि में गतिविधियां, शिल्प, दस्तकारी, इससे एक वस्तु विनिमय शुरू हो जाता है। वस्तु विनिमय यानी ये एक प्रकार से व्यापार शुरू हो जाता है, और इस तरह से ये जो गांव हैं ये आपस में जुड़ने लगते हैं, आपस में लोग मिलने लगते हैं, उनमें वैचारिक आदान प्रदान होने लगता है, उसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होने लगता है, उसमें कल्चरल जो है मेल मिलाप होने लगता है, सांस्कृतिक गतिविधियां, आपस में एक दूसरे को जानना, समझना, रहन सहन, खान पान सब आपस में मिलने जुलने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है कि ये जो वस्तु विनिमय है, इस व्यापार में वृद्धि होती है। हम यहां इसको बना देते हैं। जब व्यापार में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कुछ ऐसे स्थल होंगे जहां पर ये लोग आपस में मिलेंगे, और यहां से एक नया रिलेशन हो जाता है। गांवों का व्यापारिक केंद्रों से एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, व्यापारी जो लोग हैं फिर यहीं पर अपना उत्पादन केंद्र भी बना देते हैं कि गांव से सामान लेकर आने से अच्छा है कि हम यहीं पर अपना सामान का उत्पादन करें। धीरे धीरे जब बड़े पैमाने पर गतिविधियां होने लगी, यही निवास क्षेत्र बनने लगते हैं, यहीं पर आकर के लोग वस्तु विनिमय करते हैं, अपना लेन देन करते हैं, और इस तरह से नगरों का विकास शुरू हो जाता है। जैसे जैसे व्यापार शुरू होता है तो सुदूरवर्ती क्षेत्र मान लेते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या समुद्र से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, लोथल बंदरगाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुंतासी बंदरगाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहां से व्यापारिक लेन देन शुरू हो जाते हैं। तो जब यहां से संपर्क शुरू होता है इन व्यापारिक केंद्रों का, तो स्वाभाविक है जैसे जैसे गैर कृषिक गतिविधियां बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेंगे, ये जो हमारे व्यापारिक केंद्र हैं ये नगरों के रूप में हमारे सामने आएंगे, और एक नगरीय सभ्यता का जन्म हो जाएगा, एक शहरी सभ्यता का जन्म हो जाएगा। तो यहां पर व्यापार में वृद्धि, और धीरे धीरे एक नगरीय सभ्यता जन्म ले लेती है, और इसी नगरीय सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में, तो ये बात नए विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर एक बात आपने समझा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के क्रमिक उद्भव के सिद्धांत को हम स्वीकार करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये जो क्रमिक उद्भव का सिद्धांत हमने आपको बताया, इसमें दो बातें आपको समझना है। एक तो विचार की दृष्टि से समझना है, किसने दिया है, कौन सी बात कही है, उसको समझना है। और दूसरी बात, आपको ये क्रमिक विकास कैसे हुआ है। स्वाभाविक है जब ग्रेजुअल ओरिजिन की बात हो रही है तो उसमें चरण आए होंगे, पहले चरण में ऐसा होगा, दूसरे चरण में ऐसा होगा, अगले चरण में हो सकता है विकसित सभ्यता आपको प्राप्त हो। तो एक्चुअल में हुआ क्या, उसको अभी हम समझेंगे। वैचारिक दृष्टि से आपको ये समझना है कि जो स्थानीय संस्कृतियों से उद्भव की बात है, स्थानीय संस्कृति से उद्भव की बात है, उनको दो भागों में उन विचारों को आप बांट सकते हैं। जैसे एक विचार ये कहता है कि जो ईरानी बलूची संस्कृति है, उनसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। बलूचिस्तान आप मैप में देखेंगे, बलूचिस्तान ईरान से जो सटी हुई सीमा है, उनको बताया कि ईरानी बलूची संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। और इस मत को मानने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा गया है और स्टेट सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप उनको देखेंगे।
जो विद्वान का नाम है वो है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस महोदय ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से तो हुआ, लेकिन ये संस्कृतियां कौन सी हैं? ये संस्कृतियां हैं ईरानी बलूची संस्कृतियां, और इन्होंने अपने विचार में धर्म को बहुत महत्व दिया। इन संस्कृतियों के एक होने में इन्होंने धर्म की प्रमुख भूमिका बताई है। दूसरे विचार में ऐसा कहा गया कि जो झाप क्वेटा की संस्कृति है, पाकिस्तान में झाप क्वेटा संस्कृति या कुल्ली नाल, इन संस्कृतियों से विकास होता है हड़प्पा सभ्यता का, और इसको जो मानने वाले हैं उसमें रोमिला थापर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। झाप क्वेटा उत्तरी बलूचिस्तान में पड़ता है और कुल्ली नाल दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। यहां पर स्थानीय संस्कृतियों में एक कमलानंद घोष का भी विचार है, आप इसको जान लेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय संस्कृतियों से तो हुआ है। किसने ये बात कही? ये बात कही अमलानंद घोष ने। आलचिन का भी यही मत है। सोती संस्कृत आपसे वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी हो जाता है, ये राजस्थान में है, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि प्रीलिम और मेंस दोनों बातों का समावेश यहां पर हो जाए। सोती संस्कृत जो कि बीकानेर राजस्थान में है, और इसके प्रवर्तक जो विद्वान है अमलानंद घोष साहब, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय तो है, लेकिन इसका उद्भव सोती संस्कृति से हुआ है। तो क्रमिक उद्भव के संदर्भ में ये अलग अलग विचार मिलते हैं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसा है। जैसे हमने आपको पहले बताया है कि किस तरह से ये स्थानीय ग्रामीण बस्तियां आपस में मिल रही हैं, एक रिलेशन बनता है 1 2, यानी गांव से गांव का रिश्ता बनता है, गांव से नगरों का रिश्ता बनता है, और नगरों से सुदूरवर्ती क्षेत्रों का एक रिश्ता बनता है, और इस प्रकार से पूरे के पूरे क्षेत्र में एक संतुलन बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है, और एक नगरीय सभ्यता हमारे सामने आती है। इसके बाद हम लोग दूसरी बात समझेंगे कि कैसे इसका क्रमिक विकास हुआ है, इस बात को हम समझेंगे। जैसे हमने पहले आपको बताया कि नवपाषाण काल में कैसे ग्रामीण बस्तियां बसती हैं, तो पहला चरण तो यही हो जाता है जहां से हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। ये चरण पहला हो जाता है, और इसको जो विद्वान मानते हैं ये लगभग आप 5500 से लेकर के जहां ये बस्तियां बसने लगती हैं, एग्रीकल्चर होने लगता है। आरंभिक तिथि तो हमने आपको 7000 6000 बताया है, लेकिन जहां से व्यापार के भी प्रमाण हैं, वस्तु विनिमय के भी प्रमाण हैं, गांवों का बसना है, कच्चे मकान हैं, इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं वो नवपाषाण का चरण होगा, और इसका समय है 5500 से लेकर के 3500 ईसा पूर्व। इसके बाद दूसरा जो चरण आता है वो है पूर्व हड़प्पा चरण। ये आपका नियोलिथिक फेज है और ये आपका प्री हड़प्पन फेज है। यहां पर आप देखेंगे इसका जो समय है आप ऐसा मान सकते हैं कि 3500 से लेकर के लगभग
2600 ईसा पूर्व तक इसका समय आप मान सकते हैं। यहां पर क्या होता है कि अब जो मकान है उसमें कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होने लगता है। जो बस्तियां हैं उनको सुरक्षित बनाने के लिए कच्ची दीवारों का इस्तेमाल होने लगता है। मृदभांड और विकसित होने लगते हैं। व्यापार के संदर्भ में सुदूर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और इस प्रकार की जो संस्कृति के साक्ष्य हैं वो आप तालीबंगा से देख सकते हैं। तालीबंगा में इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। बहुत सारे स्थल हैं, आप जान सकते हैं। आमरी का नाम ले सकते हैं, कोटदीजी का नाम ले सकते हैं। नवपाषाण काल के चरण में यहां पर आप मेहरगढ़ एक प्रतिनिधि स्थल है, इसको नाम आप ध्यान में रखेंगे। अलग से भी बहुत वनडे एग्जाम्स में प्रीलिम्स लेवल पर पूछा जाता है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल का प्रतिनिधि स्थल है। इसके बाद जो तीसरा चरण आपका आता है, वो तीसरा जो चरण है वो विकसित हड़प्पा का चरण है। विकसित हड़प्पा का चरण है, यानी यहां पर क्या है कि ये जो मकान है अब कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों के बनने लगते हैं। व्यवस्थित नगर आ जाते हैं, प्लांट सिटी आ जाते हैं इस समय में, यानी सड़कें नियोजित हैं, उनमें नालियों की व्यवस्था है, सुदूर व्यापार के प्रमाण हैं, एक जैसी लिपि के प्रमाण हैं, एक जैसी बांट के पैमाने, माप के पैमाने, एक जैसी मुहरें इत्यादि। यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताओं में आपने अध्ययन किया है वो सब यहां मिलने लगता है। और इसकी जो तिथि है वो आप मोटे तौर से कह सकते हैं 2600 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व। जब आप काल के टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे व्हीलर ने कुछ कहा है, मार्शल ने कुछ कहा है, अन्य विद्वानों ने कुछ कहा है, तो वो प्रारंभिक लेवल की बात होती है। लेकिन मेंस लेवल पर जब आप मेंस का उत्तर लेखन लिखेंगे तो इस प्रकार से आप चरणों को दिखाएंगे कि क्रमिक उद्भव किस प्रकार से हुआ और इस प्रकार से फेजेस हैं, इनको आप दिखाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में जब बहुत सारी तिथियां आती हैं तो वहां हम कार्बन डेटिंग को मानते हैं, वैज्ञानिक तिथि को मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो वैज्ञानिक तिथि है, जो लोग वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं या प्रीलिम्स लेवल पर है तो वो अपना जान लें, जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं हम। और ये जो डेटिंग है 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी। अगर एक विचार आपसे पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या है, आप कहेंगे 2350 से 1750। कार्बन डेटिंग, या आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक तिथि क्या है तो आप इसको बताएंगे। लेकिन जब चरणों का विभाजन होगा, सभ्यता संस्कृति के विकास में आप जानते हैं हजारों वर्षों की बातें यहां हो रही हैं। 150 वर्षों में जो इस प्रकार का परिवर्तन है उसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से चिन्हित नहीं किया जा सकता। ये नहीं बताया जा सकता कि इस तिथि को ही नगर आए। ये तो विकास होता है, सैकड़ों वर्षों का विकास होता है। तो इस प्रकार से आप चरण बताएंगे। और इनके जो प्रतिनिधि स्थल हैं, आप हड़प्पा के बारे में जानते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं, आप चनूदड़ों के बारे में जानते हैं। ये विकसित हड़प्पा स्थल के प्रमाण हैं। इसके बाद चौथे चरण में, जिसको आप कहेंगे पोस्ट हड़प्पन फेज या उत्तर हड़प्पा का चरण, और ये 1800 ईस्वी के पश्चात आपको दिखाई पड़ेगा। इसकी विशेषता क्या है? शहरों का पतन। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से शहरों का पतन हुआ, ग्रामीण संस्कृति की उत्तरजीविता बनी हुई है, उसमें कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। इस बात की चर्चा हमने इससे पहले की क्लास में की है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है क्रमिक है। कैसे? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अपने उत्तर लेखन में इन चरणों का समावेश करेंगे। तो निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में ये आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव
विदेशी सभ्यता संस्कृतियों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों के वैचारिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। ये अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि बाह्य सभ्यताओं ने, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, द्रविड़ है या अन्य सभ्यताएं हैं, इन्होंने प्रेरक का काम किया होगा, लेकिन हम निष्कर्षतः यही कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ। ये भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, स्थानीय सभ्यता है, देसी सभ्यता है। थैंक यू वेरी मच।